यह कहानी की ओपनिंग सीन में एक आदमी को दिखाया गया है जिसका नाम है मिलो स्टैनफील्ड, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी से पीड़ित है और पास ही एक फूलों की दुकान में मौजूद एक महिला पर नजर रखे हुए होता है। इसी दौरान वो अपने आसपास हो रही घटनाओं के टाइमिंग से जुड़े कुछ जटिल गणितीय कैलकुलेशंस भी कर रहा होता है। पैसेंजर बस पास आ रही है, एक गड्ढा है, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है और एक साइकिल सवार कुछ खा रहा है और रणनीतिक तरीके से एक पेन को गड्ढे के पास एक मेल बॉक्स की छत पर रख देता है। थोड़ी ही देर में उसकी प्लान की हुई चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक टैक्सी गड्ढे से होकर गुजरती है जिससे पानी उछलकर पेन पर गिरता है और पेन जमीन पर गिर जाता है। यह पेन स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान खींचता है जो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त तेजी से आ रहा साइकिल सवार उससे टकरा जाता है जिससे वह मेल बॉक्स से जा टकराता है और पास के फलों के स्टॉल पर गिर जाता है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और हर किसी का ध्यान इस घटना की तरफ खिंच जाता है, यहाँ तक कि बस ड्राइवर का भी। इस हंगामे के कारण ड्राइवर ट्रैफिक लाइट के लाल होने को नोटिस नहीं कर पाता और वही महिला जो फूलों की दुकान में थी, जब वो सड़क पार कर रही होती है तो बस से टकरा कर मारी जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम को, जो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती है और पैरानॉर्मल घटनाओं की स्पेशलिस्ट है। ऐसा लगता है कि वह लंबे समय बाद अपने हेड इंजरी से उबर कर ड्यूटी पर वापस लौटी है। जैसे ही वह फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में प्रवेश करती है, उसे उसका साथी चार्ली मिलता है जो टीम का सुपरवाइजर है। इसी बीच एजेंसी का चीफ वॉल्टरनेट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी को लेकर बात कर रहा होता है। फिलिप कहता है कि जो ओलिविया ऑफिस में है वो असली नहीं बल्कि उसकी डॉपेलगैंगर फॉक्स ओलिविया है, और वो चिंता जाहिर करता है कि क्या एक इम्पोस्टर को टीम में फिट करना संभव होगा। यहाँ ये रिवील होता है कि जो ओलिविया ऑफिस में है वह असली नहीं है बल्कि एक इम्पोस्टर है जिसे असली ओलिविया की जगह लेने के लिए भेजा गया है। वॉल्टरनेट बताता है कि उसने फॉक्स ओलिविया को इसलिए इस यूनिवर्स में रखा है और असली ओलिविया की मेमोरीज उसमें इम्प्लांट की हैं, क्योंकि फॉक्स ओलिविया ही एकमात्र है जो दोनों यूनिवर्स के बीच बिना नुकसान के ट्रैवल कर सकती है। इसके बाद चार्ली अपनी टीम को ब्रीफ करता है कि एक बस दुर्घटना हुई है जो इस हफ्ते में दूसरी बार हुई है और दोनों में विक्टिम की मौत हो चुकी है। वो टीम को अलर्ट रहने को कहता है और सभी लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचती है और सुराग ढूंढने के लिए बंट जाती है। इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं एजेंट लिंकन ली, जिनका चेहरा जलने के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। चार्ली बॉडी की जांच करती है और फिंगरप्रिंट के जरिए महिला की पहचान करती है। उसका नाम है जूलियन फोस्टर। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है जो इस घटना से सदमे में है क्योंकि उसने कभी किसी जानवर तक को नहीं मारा था। साथ ही एक और एजेंट पर्यावरणीय कारणों की जांच करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसे एक्सीडेंट सीन पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। गवाहों से पूछताछ के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और बताती है कि एक लोकल आर्टिस्ट झुककर पेन उठाने जा रहा था, तभी वह साइकिल सवार से टकरा गया और फल वाले स्टॉल पर गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली कहता है कि शायद यही पेन एक ऐसा एलिमेंट है जिसने इन सभी घटनाओं की चेन रिएक्शन की शुरुआत की थी, जिससे महिला की मौत हुई। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर में एजेंट ली और चार्ली दोनों पिछले दोनों बस एक्सीडेंट्स के बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। एजेंट ली पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही पेन देखता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यह सब किसी ने प्लान किया है। इसके बाद वो फ्रिंज एजेंसी की एक मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से मिलने जाते हैं और पूरा घटनाक्रम बताते हैं, लेकिन एस्ट्रिड कहती है कि कोई भी इंसान इतनी परफेक्ट चेन ऑफ इवेंट्स प्लान नहीं कर सकता, और वो भी 2 बार। इसी दौरान एक और बस एक्सीडेंट होता है जिससे एस्ट्रिड को झटका लगता है। 2+2 ये ले, तुम बस से टकरा गए। FBI टीम तुरंत साइट पर पहुंचती है और पाती है कि इस बार पीड़ित जिंदा है। गवाहों से पूछताछ में पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया जिससे ड्राइवर का कंट्रोल चला गया। तभी ओलिविया देखती है कि वही बॉल पॉइंट पेन जमीन पर लुढ़क रहा है। वो समझ जाती है कि यह चेन अभी खत्म नहीं हुई। वो चारों तरफ देखती है और मिलो को एक ओवरहेड ब्रिज से नीचे झांकते हुए देखती है। कुछ पल बाद एक आदमी ईयरबड्स पहनकर सड़क पार करने लगता है। तभी एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। ओलिविया तुरंत अपनी टीम को अलर्ट करती है और मिलो की तरफ दौड़ती है। मिलो तुरंत अगली चेन ऑफ इवेंट्स की गणना करता है और ब्रिज से एक साइकिल नीचे फेंक देता है। इससे एक बस अपना रास्ता बदलती है और ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजरती है। ओलिविया उसे बंदूक तानकर सरेंडर करने को कहती है,
लेकिन मिलो ब्रिज से कूदकर बस की छत पर लैंड करता है और वहां से भाग जाता है। मिलो, बसों से बातें करने वाला जीनियस। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है, जहां उसकी बहन मैडलिन उसका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है कि हॉस्पिटल से कई कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन मिलो उनकी अनदेखी करता है। मैडलिन उसे सरेंडर करने को कहती है, पर मिलो उसकी हर बात को पहले ही प्रेडिक्ट करता है और उसकी लाइनें पूरी करके उसे चुप करवा देता है। थोड़ी देर बाद मैडलिन उसे एक प्लास्टिक का छोटा सा घोड़े का खिलौना दिखाती है, उनकी माँ की याद का प्रतीक। यह देखकर मिलो असहज हो जाता है और कहता है कि अब यह सब इररेलेवेंट है। दूसरी तरफ एजेंट ली को स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चैम्बर में जाने से पहले वह ओलिविया से कहता है कि तीनों पीड़ितों के बीच कुछ कॉमन एलिमेंट्स ढूंढे। ओलिविया हेडक्वार्टर लौटकर गवाहों से बातचीत करती है और उसे पता चलता है कि तीनों पीड़ितों का किसी न किसी तरह एक ही मेडिकल सेंटर से संबंध था। वह यह बात चार्ली को बताती है और दोनों तुरंत उस मेडिकल सेंटर पर जाते हैं। वहां ओलिविया देखती है कि कुछ पेशेंट्स वही बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो डिजिटल डिवाइसेस नहीं चला सकते। बाद में वो डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो बताता है कि वे मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स पर इंटेलिजेंस बढ़ाने वाली दवा का ट्रायल कर रहे हैं। डॉक्टर उन्हें वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें ओलिविया मिलो को पहचानती है। पूछने पर डॉक्टर बताता है कि मिलो उन्हीं में से एक पेशेंट है जिसका IQ बहुत तेजी से बढ़ा है। उसे उसकी बहन की निगरानी में रिलीज किया गया था ताकि वो वापस आकर दवा का प्रभाव उल्टा करवा सके, लेकिन अब वो कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा और जो भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उसे मार रहा है। FBI फिर मैडलिन के घर जाती है, लेकिन मिलो सभी मूवमेंट्स पहले से प्रेडिक्ट कर रहा होता है। ओलिविया और चार्ली उसके घर पहुंचते हैं, मैडलिन से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो झूठ बोलती है। फिर ओलिविया उसे अपनी मरी बहन के बारे में बताती है, जिससे मैडलिन इमोशनल होकर मिलो की सारी जानकारी देती है और एक नोट पर होटल का पता देती है जहां मिलो रुका हुआ है। ओलिविया, चार्ली और एस्ट्रिड मिलकर उसे पकड़ने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि प्लानिंग बेकार है, क्योंकि मिलो सब पहले ही जान जाएगा। इसलिए वे सीधे होटल पहुंचने का फैसला करते हैं। उधर मिलो होटल के कमरे से नीचे झांककर सब कुछ प्रेडिक्ट कर रहा होता है। उसे पता होता है कि ओलिविया और चार्ली आएंगे और उसका पीछा करेंगे। वो यह भी कैलकुलेट करता है कि वो ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट में लाकर उसकी मौत करा सकता है। जैसा उसने सोचा वही होता है। दोनों एजेंट्स होटल पहुंचते हैं और मिलो को देखते हैं। मिलो कंस्ट्रक्शन साइट की ओर भागता है। ओलिविया भी पीछा करती है, लेकिन वो चेतावनी संकेत को पहचान नहीं पाती और मास्क पहने बिना थिन एयर जोन में घुस जाती है। यह उसके खिलाफ नहीं बल्कि मिलो के खिलाफ जाता है। उसकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। ओलिविया ईंटों के ढेर से भी बच जाती है और मिलो को पकड़ लेती है। वो लगभग दम घुटने से मरने वाली होती है, लेकिन चार्ली टाइम पर आकर उसे मास्क पहना देता है। बाद में चार्ली उससे पूछता है कि उसने मास्क क्यों नहीं पहना, तो वो जवाब देती है कि उसने चेतावनी संकेत पहचाना ही नहीं। अंत में ओलिविया मैडलिन को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां मिलो एक सुपर कंप्यूटर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि दवा बहुत देर तक उसके दिमाग में रही और अब उसका दिमाग इतना तेज हो चुका है कि केवल मशीनें ही उसकी सोच को समझ सकती हैं। मैडलिन दुखी होकर कमरे में जाती है और टॉय हॉर्स उसके सामने रख देती है। उसी शाम ओलिविया को अपने अपार्टमेंट में पीटर का विजन आता है, उसका बॉयफ्रेंड जो दूसरे यूनिवर्स से है। वो कहता है कि ओलिविया इस यूनिवर्स से नहीं है। यह साबित करने के लिए वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसका नॉलेज की कमी उसकी जान बचा गई। अगर उसने चेतावनी संकेत पहचाना होता तो वो मर गई होती। पीटर उसे अपनी असली मेमोरीज याद करने को कहता है और उसे चूमकर गायब हो जाता है।